शोएब साहब दोबारा आपके पास आ रहा हूँ। आज आईएसआई को एम्पावर किया गया है फ़ोन इंटरसेप्ट करने के हवाले से, गज़ट नोटिफिकेशन उसका आ गया, क्या तरीकाकार होना चाहिए इसके? देखिए, बड़ी काबिल अफसोस बात है कि पहले तो ये इलीगल काम ये कर ही रहे थे, ठीक है ना। अब तक अलाउ नहीं था। एक लॉ के तहत है कि जब तक हाई कोर्ट के जज से परमिशन लेके, वो भी दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ आप कर सकते थे, और वो शेड्यूल्ड ऑफेंस में जो लोग इन्वॉल्व हैं, वो एक कानून का तरीक़ाकार है ना, उसके बगैर आप नहीं कर सकते थे। अब आपने एक इतनी बड़ी पावर्स दे दी एक इदारे को कि जो चाहें कर लें और जिसका चाहें और जिस नाम से चाहें। अच्छा, अब तक जो इलीगल काम कर रहे थे, जजेस के घरों में बेडरूम्स में कैमरे लगा रहे थे, लोगों की वीडियोस आ रही थी, लोगों की ऑडियोस आ रही थी, और वो एक गुमनाम एक किसी उसके ज़रिए आके आ क्या जाता था। तरीकाकार क्या होना चाहिए था इसके लिए? देखें, जो कानून आपका बना हुआ है 2016 का, जिसके तहत आपको जिसकी भी सर्वेलेंस करनी है उसका तरीक़ाकार है, आप अप्लाई करेंगे हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट के जज आपको परमिशन देगा वो रिकॉर्ड देख के, और उसके बाद आप कर लें। लेकिन अगर आप जुडिशल इंटरवेंशन के बगैर एक इदारे को, जो कि पहले ही गैर कानूनी हरकतों में मुलव्वस है, ये आईएसआई पहले ही उन्होंने अपने शहरियों के, अपने लोगों के इस तरह की ऑडियो टिप्स करके पब्लिश की हुई हैं, ज़ाहिर या उन्होंने की हैं या आईबी ने की हैं या किसी और इदारे ने की हैं जिनके पास ये कैपेसिटी है। तो आज आप उनको ऑफिशियली ये काम दे के फिर आपका मेरा एक सिक्योरिटी के नाम पे जो चाहें जिसका चाहें कर लें, तो आप इस तरह की अनस्ट्रक्चर्ड पावर जब आप किसी इदारे को या किसी शख्सियत को देंगे, उसका मिसयूज़ होगा, उसका नुकसान होगा। उसके ज़रिए देखें, ये अल्लाह के निज़ाम, कानून, अल्लाह का दिया हुआ जो हुक्म है प्राइवेसी का, उसके भी ख़िलाफ़ है, और आइन के आर्टिकल 14 के ख़िलाफ़ है। प्राइवेसी को तो आपका आइन जो है वो परमिट करता है, आप नेशनल सिक्योरिटी का नाम लेकर जो चाहें जिसके खिलाफ चाहें कर लें। अच्छा रांझा साहब, ये जो ओवरसाइट मैकेनिज़्म है, इसको पार्लियामेंट में डिबेट आपको करना चाहिए था, एक काबीना को एक ज़ाब्ता अखलाक मंजूर करना चाहिए था, और उसके लिए बाकायदा मेरा तो ख्याल ये पार्लिमानी कमेटी होनी चाहिए थी ओवरसाइट मैकेनिज़्म के लिए। आपने उसको नहीं किया, सिर्फ गज़ट नोटिफिकेशन कर दिया। और ये कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून में तरमीम और तब्दीली करनी होती तो आप असम्बली में लेके जाते, आप सिंपल एक नोटिफिकेशन के जरिए कैसे कर सकते हैं? देखिए बात यह है कि 1996 से ये कानून जो है, जिसके तहत शुएब शाहीन साहब ज़रा बेहतर बता सकेंगे, मुझे भी पढ़ने का इत्तफाक नहीं वो उस लॉ कौन सा था जिसके तहत ये सिक्योरिटी एजेंसी को, जहाँ पर नेशनल सिक्योरिटी का सवाल हो या कोई इस तरह का इशू, तो कॉल्स जो है वो टेप करने की उनके पास इजाज़त है। और इस नोटिफिकेशन में भी ये लिखा हुआ है कि इस चीज़ का गलत इस्तेमाल, इस इख्तियार का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मज़ीद जहाँ तक रूल्स की सवाल उठता है या मज़ीद क्लैरिफिकेशन है, इसके बीच में अभी भी गुंजाइश मौजूद है, और इसके ऊपर आज भी वजाहत आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने दी है कि इसको, इस नोटिफिकेशन में ये मेंशन्ड है कि इसका कोई इस्तेमाल नेशनल सिक्योरिटी से अगर हट के नहीं किया जा सकता, तो फिर मेरे ख्याल से इसमें परेशानी की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन हाँ, आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो जिस चीज़ को गुंजाइश पैदा करनी हो ना, उसकी वो वजाहत कर देते हैं। इसका मतलब होता है कि इसकी गुंजाइश मौजूद है, उनकी वजाहत आप छोड़ दें, आपको कोई ज़ाब्ता अखलाक बनाना चाहिए था। आज़म नज़ीर तारड़ साहब आजकल बहुत सारे ऐसे मामला की बात कर रहे हैं जहाँ शायद वो ना बोले तो बेहतर है। ये नोटिफिकेशन कानून की खिलाफ वर्जी है। कानून कहता है जज ऑफ द हाई कोर्ट के बगैर आप ये नहीं कर सकते। आप एक नोटिफिकेशन के जरिए कैसे आप परमिशन कर सकते हैं, कैसे इजाज़त दे सकते हैं? इट इज़ ऑन द फेस ऑफ इट इज़ इलीगल एंड अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो है ही है। देखिए मेरे ख्याल से ये तो फिर अदालतें भी हैं, शुएब शाहीन साहब वकील भी हैं, और ये जो यहाँ पर एक अपना राय दे रहे हैं, ये हम तो चैलेंज करेंगे, करें कोर्ट में, नोटिफिकेशन को चैलेंज कर दें, उनको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन हम तो चैलेंज करेंगे, लेकिन राजा साहब आप भी थोड़ा सा सोच लें, ये मुल्क आपका भी है, अंडर सम लॉ की है, ये आप और मैं भी इसकी जद में आएंगे, हम सब आएंगे। शुएब साहब, मैं तो इसकी जद में पहले भी आया था। मेरे तो यकीन करें, मैं जब आप शहजाद अकबर साहब थे तो उन्होंने तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे नैब वाले बताते रहे कि मेरी तो 4 साल की बेटी की प्रॉपर्टीज़ आप ढूंढते रहते, जो कि अभी नाबालिग थी, और सोचते रहते कि वो बिज़नेस क्या करती है। तो उस वक्त उसकी उम्र 4 साल थी। लेकिन मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल दुरुस्त है, ये नहीं होना चाहिए, और इसके बीच में रूल्स इसके बनने चाहिए। मुझे याद है कि हमने जितने भी कवानीन बनाए उसमें हमेशा सेशन कोर्ट से या जज ऑफ द हाई कोर्ट से हमने ये लॉ में ये डाली है चीज़, डालते आए हैं माजी में, कि ये इस तरह से एक परमिशन ज़रूर ली जाए, चाहे उसको कॉन्फिडेंशियल रख के ली जाए, उसका कोई प्रोसेस कर लिया जाए, ताकि यह इस चीज़ को अब्यूज़ ना किया जाए।
लेकिन मैं ये समझता हूँ कि असेंबली में इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि मैं असेंबली में तो आज मौजूद नहीं था, मेरे इल्म में नहीं है कि वो कानून एग्जैक्टली जो है SRO जो निकला है उस SRO गजट नोटिफिकेशन हुआ इसका, SRO नोटिफिकेशन हुआ इसका, कोई बिल वगैरह नया नहीं आया इसके लिए। जी, उसके ऊपर एक बयान ही आज़म नज़ीर साहब ने दिया और उसमें उन्होंने कहा कि उस नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन है कि इसको अब्यूज़ नहीं किया जाएगा, उसकी वजाहत होनी चाहिए। उस नोटिफिकेशन को मजीद नज़ीर तारड़ साहब इस अब्यूज़ को रोक सकते हैं, उनके अपना फ़ोन चेक करवाना चाहिए उन्हें पहले। सर ये नहीं, इसके ऊपर आप जो तरीकाकार यही था कि आप इसको कैबिनेट से एक ज़ाब्ता अखलाक मंजूर करवाते और उस ज़ाब्ता अखलाक की रोशनी में आप उनको एम्पावर करते। एम्पावर करना चाहिए। मैं तो खुद कह रहा हूँ कि कोई इंटेलिजेंस एजेंसी दुनिया की ऐसी नहीं है जो नहीं इंटरसेप्ट करती, लेकिन एक ओवरसाइट मैकेनिज्म और ज़ाब्ता अखलाक होना चाहिए। जो किसी भी शहरी का बुनियादी हक है, मैं उसको सपोर्ट करता हूँ, चाहे वो उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच है या उसकी राइट टू प्राइवेसी है। और ये राइट टू प्राइवेसी के बीच में इसके एक बाकायदा ज़ाब्ता अखलाक यकीनी तौर पे होना चाहिए। और उसके ऊपर बिल्कुल जो उन्होंने ये बात की है कि ये अब्यूज़ नहीं होगा, उस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, उसके ऊपर आज़म नज़ीर साहब जो हैं मुझे एक काबिल वकील हैं, कानून को समझने वाले हैं, और ऐसे जब नोटिफिकेशन होते हैं उनके इस्तेमाल जो है अगर वो नाजायज़ से बचाना है तो यकीनी तौर पे वो कोई ना कोई इसके ऊपर, ये जितनी आज बहस हो रही है इसके ऊपर वो कल मज़ीद वजाहत भी करेंगे। और मेरा ख्याल से जहाँ पर उसमें लिखा गया है कि इसको गैर कानूनी तौर पे इस्तेमाल ना किया जाए, उसी लाइन को एक्सप्लेन करते हुए मज़ीद उसके बीच में कोई ना कोई उसका मैकेनिज़्म बनाया जा सकता है, और वो लॉ मिनिस्ट्री भी कर सकती है अगर करने पे आए तो। शोएब साहब, आज उमर अयूब ने भी इसके ऊपर बड़ा धुआंधार बयान दिया, लेकिन शायद आप लोगों को भी पार्लियामान का फ्लोर इस्तेमाल करना चाहिए, वहाँ पूछें तरीकाकार भी कैसे इंटरसेप्ट किए जाते हैं और ओवरसाइट मैकेनिज्म अभी एग्जिस्टिंग क्या और कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। देखें, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि ये कैबिनेट में भी लाना चाहिए, और इसके ऊपर बड़ा तफसील के साथ आर्डर जारी किया है बाबर सत्तार साहब के पास। ये मैटर पेंडिंग है। ये जो ऑडियो लीक्स वाला केस नहीं चल रहा जिसमें बुशरा बीबी की तरफ से उसी के लिए नोटिफिकेशन होगा, ये उसी के लिए हुआ है ताकि जो अब तक इलीगल काम किया है अब इसके ज़रिए हम उसको लीगलाइज कर दें। देखें, ये नहीं हो सकता, इसकी कानूनी तौर पर इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है। कानून के होते हुए उस कानून को आपने तरमीम नहीं किया, उसके बरअक्स आपने एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। कोई देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ कोई कानून नहीं बन सकता, किसी कानून के ख़िलाफ़ कोई रूल रेगुलेशन नहीं बन सकता। तो लिहाजा कानून के होते हुए और कॉन्स्टिट्यूशन के होते हुए आपने उठा करके एक नोटिफिकेशन कर दिया, रेगुलेशन बना दी। वो दैट कैन नॉट बी परमिसिबल अंडर द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इंशाल्लाह हम इसको पार्लियामेंट में तो उठाया है उन्होंने और मज़ीद भी उठाएंगे। हम इसको इमीडिएटली चैलेंज करेंगे। हमने ये फैसला किया है, मरयूब साहब ने भी ये बात कही है, और इंशाल्लाह ताला ये सेटिसाइड होगा। ये नहीं चल सकता। और इन्होंने एक और जिसको ज़्यादा नहीं सीरियसली हाईलाइट किया, जब मैं प्रेसिडेंट था इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का, तो उस वक्त मेरे पास आया था वो नोटिफिकेशन। शहबाज शरीफ साहब ने आते साथ ही PDM-1 की सूरत में एक नोटिफिकेशन निकाला कि आज के बाद जो पोस्टिंग, ट्रांसफ़र एंड प्रमोशन जो है वो भी उससे पहले वेट करवाएंगे। वो ISI जब तक वेट नहीं करेगी उस वक्त तक हम उनको नहीं देंगे। ये भी एक इंटरफेरेंस है आपके सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। वैसे पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर जो लगता है उसकी भी पहले वेटिंग नहीं होती। आप हंस रहे हैं, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ। मेरे ख्याल होती है, तो होती है ना। बल्कि ये तो अभी तक ये रिवाज है कि हमारी जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए भी इनसे वो वेटिंग कराई जाती है, उनके वो सारा रिकॉर्ड मांगा जाता है कि जी आप कुछ दें। आपको एक मज़े की बात बताऊँ, ये इफ्तिखार चौधरी साहब अपने जजों की इतलात लिया करते थे, उधर से भाई लोगों से इन्फॉर्मेशन वगैरह मांगा करते थे कि बताइए क्या मामला हैं। एक दफ़ा एक पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ, मैं उनसे नाम नहीं ले सकता, उन्होंने मुझे एक हुकूमत, ये हमारे साथी बैठे हुए हैं, इनके लोग भी थे, इनके साथी एक गए थे उनके पास, तो नया वज़ीर-ए-आज़म लगना था, तो 3 नाम लेके वो साहब गए। नाम लिया तो सारी बात ही खुल जाएगी, मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। तो 3 नाम उनको पेश किए गए, बताइए कि कौन सा नाम आपको पसंद है तो उसको हम लगा दें इन तीनों में से। तो वो इस तरीके से पहले जाके सियासी जमातें खुद से पहले क्लैरिफिकेशन लेती हैं, फिर नाम लगाती हैं। काबिल अफसोस बात है। देखें, मैं आपको पहले भी गुजारिश की, जब तक हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट सरहदों तक नहीं चली जाएगी ना, इस तरह के फ़ैसलों ने आज बेड़ा गर्क कर दिया है। आज गंदम स्कैंडल को देखें, कोई किधर गई वो इंक्वायरी। कहते हैं जी 2 हमने सरकारी अफसर मुअत्तल किए थे, $1 बिलियन खा गए अगले, और कोई इंक्वायरी नहीं, ना नैब भी खामोश। ये हर दौर का रोना है। आपके दौर में पहले गंदम और चीनी एक्सपोर्ट की, फिर हमने इंपोर्ट की,
अब दोबारा चीनी एक्सपोर्ट के लिए हमने दोबारा इजाज़त दी, अभी इस हुकूमत ने भी अभी इजाज़त दे दी दी है ना, आप जाएगी फिर इंपोर्ट भी फिर करेंगे, अभी ज़रूरत पड़ी तो इंपोर्ट कर लेंगे। तो ये हमारे अब वतीरा है, हम पैसे खाते हैं, गरीब रोता रहे, हम पैसे खाने के लिए बड़े ताकतवर लोग हमारे बैठे हुए। रांझा साहब इसके ऊपर वैसे आपको कुछ करना चाहिए। 800 अरब रुपए पंजाब के किसानों का नुकसान हुआ है, ये 800 अरब। ये काश्तकार खुद मेरे पास बैठे हुए हैं, इसके ऊपर आपको आवाज़ उठानी चाहिए रांझा साहब। देखिए जी, जहाँ तक गंदम का सवाल उठता है, मैं इस पे बिल्कुल ये कहता हूँ कि देखें, जो माजी में अगर हम सस्ती गंदम लेना चाहते हैं तो पहले हमें ये तदारक करना पड़ेगा। ठीक है, आज किसान कार्ड आ रहा है, आज आप किसानों को ट्रैक्टर्स भी देना चाह रहे हैं, 12 एकड़ से नीचे काश्तकारों के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं, इम्प्लीमेंट्स की शक्ल में, इनपुट्स की शक्ल में, खादों की शक्ल में, सोलर पैनल की शक्ल में, ट्यूबवेल्स के लिए कनेक्शंस की शक्ल में। बट वो एक जो माजी में एक डेफिसिट हुआ है और उसका आगे आने वाले वक्त में उसके असरात भी नज़र आएंगे। और मुझे लगता है कि किसान अपनी ज़रूरत की ही लगाएंगे, उसके ज़्यादा जो होगी ज़रूरत से बढ़ के वो नहीं लगाएंगे। जितनी बड़ी गंदम की इस दफ़ा फसल हुई थी ना, हमने उतना ज़्यादा किसान के साथ ज्यादती की है। ये गंदम की जो कीमतें गिरी हैं, ये हमारी किसी अच्छी पॉलिसी की वजह से नहीं, बल्कि हमारी नालायकी की वजह से गिरी है, चोरी की वजह से। अगले साल हमें तैयार रहना चाहिए कि फसल का क्या हाल होगा। नदीम भाई, चोरी की वजह से गिरी, चोरी की वजह से, और अगले साल फसल की तैयारी भी करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी। अब देखिए, अभी तो ये है कि आपका चावल है, गन्ना है, अल्लाह करे इनमें, हम तो खुद काश्तकार हैं, ज़मींदार हैं, तो हमारा तो दिल ज़मींदारों के साथ धड़कता है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हमें ये उम्मीद है इस गवर्नमेंट से कि वो भला करेगी। नहीं तो आपको पता है, काश्तकार पंजाब का तो जो मेजर है, दही इलाकों पे पंजाब मुश्तकिल है, और लोगों का ज़रिया माश जो है ही काश्तकारी, और जो भी हुकूमत काश्तकारों को नाराज़ करती है उसके असरात जो हैं वो तो सामने आते हैं। और उसी लिए हमने ये जो पंजाब का किसान कार्ड और ये चीज़ें जो हैं वज़ीर आला साहिबा ने मुतारफ़ करवाई है, और इंशाअल्लाह ताला वही मैंने बात की ना कि साल डेढ़ साल लगेगा, काश्तकारों का खसारा पूरा करने के लिए काफ़ी नहीं है, उसके लिए आपको अपना काम ठीक करने पड़ेंगे।